तो कल की क्लास में मैंने आर्टिकल 14 को विस्तार से समझाया और अब बढ़ते हैं आर्टिकल 15 की तरफ। ठीक है, तो देखिए समझिए, ये पूरा जो घेरा है ना, ये है आर्टिकल 14। क्या है? आर्टिकल 14। और आर्टिकल 14 पूरा शरीर है। क्या है? पूरा शरीर। मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक है। ठीक है ना, तो 14 पूरा शरीर हो गया। ठीक है, और 15, 16, 17, देखिए आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, ये इसके अंग हो गए। अब मैं इसको प्रूफ करती हूँ कैसे हो गए। ठीक है, तो देखिए 14 में क्या पढ़े थे हम लोग? सभी के साथ समान व्यवहार। ठीक है, लेकिन सभी को समान बनाना नहीं, मतलब कि समझिए सचिन तेंदुलकर भारत रत्न लेकर आए हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे भाई समानता का अधिकार का मेरा हनन हो रहा है, उनको भारत रत्न मिला मुझे नहीं, हम तो समान है। तो नहीं, क्यों? क्योंकि वो कुशलता, उनकी जो कुशलता है वो अपनी कुशलता से लेकर आए हैं। हमारा संविधान बोलता है कि हम सभी को समान अवसर देंगे, पर कहां बोला है कि किसी की कुशलता को हम समान बनाएंगे? ठीक है, और कुशलता तो अपनी क्षमता से बिल्डअप होता है ना। हम जितनी मेहनत करेंगे मेरे अंदर उतनी ही क्या होगी? क्षमता बढ़ेगी, कुशलता मेरी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, तो समान कैसे बनाएगा? वो नहीं बनाएगा। और समान नहीं बनाएगा तो कुशलता के आधार पर अगर भेदभाव किया जाता है तो तार्किक या अतार्किक? तार्किक है। क्यों? किसी कोई एग्जाम जैसे यूपीएससी हो गया, पीसीएस का हो गया, एसएससी, रेलवे या फिर स्कूल के ही एग्जाम को ले लीजिए, तो नंबर के हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक देते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपके नंबर कम आएंगे तो आप फेल होंगे। तो आप नहीं बोल सकते भाई कि हम मेरे साथ हुआ है भेदभाव। नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वो तार्किक भेदभाव है ना, कुशलता के हिसाब से उसको मिला, उसकी जितनी क्षमता उतना उसको नंबर मिला, उसका जितना दिमाग चला, जितना उसने लिखा। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि नहीं अंबानी का तो 23 मंजिला बिल्डिंग है मुंबई में, तो मेरे पास नहीं है, कहां से समानता है देश में? तो वो समानता का जो हम बात कर रहे हैं वो अतार्किक है, तार्किक नहीं है। अंबानी ने मेहनत करके उतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया कि समान व्यवहार करेगा पर सबको समान नहीं बनाएगा। भेदभाव का अभाव और विशेषाधिकार का अभाव बोलता है भेदभाव हम नहीं करेंगे और विशेष अधिकार किसी को नहीं देंगे। लेकिन मैं बता दूं कि ये भेदभाव का अभाव बोल रहा है, लेकिन अगर वो भेदभाव करता है, जैसे किसी को आरक्षण दे रहा है, राष्ट्रपति राज्यपाल को नहीं, पद के दौरान उसको जेल नहीं भेज रहा, तो वो उसका भेदभाव नहीं है। आरक्षण देना मतलब कि समानता लाना, उनके स्तर को ऊपर करेंगे तब ना, मैं यहाँ हूं उसके स्तर को ऊपर करेंगे तब ना ऊपर आएंगे, तो इक्वल हुआ। तो उसके हिसाब से वो भेदभाव नहीं है, वो तार्किक भेदभाव है। ठीक है ना, तो भेदभाव का अभाव। अब आगे चले तो देखिए आर्टिकल 14 क्या है? पूरा शरीर है। क्या है? पूरा शरीर। और 15, 16, 17, 18 क्या हो गए? इसके अंग हो गए। अब देखिए आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 दोनों में भेदभाव की बात की गई है कि भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। तो ये इसका अंग आया, भेदभाव का अभाव, भेदभाव नहीं होगा। फिर 17 में बोलता है छुआछूत। छुआछूत नहीं, आप छुआछूत नहीं कर सकते किसी के साथ। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम क्या हैं? समान हैं। पहले क्या होता था, जो निचले तबके के लोग थे उनके साथ जितने बड़े जाति के लोग हैं वो उस टच में नहीं होते थे। ठीक है, उनसे टच में आ जाएंगे तो नहाने लगेंगे, साथ में बैठने का अधिकार नहीं था, उठने का अधिकार नहीं था। तो हमारे संविधान निर्माता किसी के जब संविधान बना रहे थे ना, तो ध्यान नहीं दिए कि कौन किस पद का है, कौन किस जाति का है। उन्होंने क्या ध्यान दिया? सब भारत के नागरिक हैं। ठीक है, अब नागरिक हैं और नागरिक के हिसाब से बना ये संविधान। और बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश में इस तरह का संविधान बना, इतनी सारी विभिन्नता होने के बाद। ठीक है, बनाने वाले भी तो हम ही है ना, भारत के नागरिक हैं, लेकिन फिर भी सबको क्या देखा गया? नागरिक के तौर पे देखिए कि उस जमाने की जब आप कल्पना करेंगी, जब संविधान बना था तो उसमें बहुत छुआछूत था। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो छुआछूत का अंत कौन बोलता है? 17। तो ये भी समानता की बात कर रहा है ना। छुआछूत जितना कम उतना समानता बढ़ेगा, साथ में उठना बैठना। आज कहीं जाते हैं, आदमी काला हो, गोरा हो, नाटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
आदमी रंग से भेदभाव करता था, अरे ये कैसा दिख रहा है, दूर हटेंगे, नहीं टच हो सकते, समझ में आ रहा? तो इस तरह का अब नहीं रहा। बहुत हद तक संविधान में क्या लाया? परिवर्तन लाया। तो संविधान क्या है? सिर्फ विधि का दस्तावेज नहीं है, संविधान समाज के परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण अंग है। संविधान ही है जो समाज को परिवर्तित कर रहा है। क्रांति, सब बोलता है परिवर्तन के लिए क्रांति चाहिए, क्रांति से मार काट होता है, क्रांति से वो परिवर्तन नहीं होता जो बड़ा परिवर्तन संविधान लेके आता है, शांति से परिवर्तन करता है समाज में, ठीक है? तो छुआछूत कांड क्लियर। अब ये बोल रहा है आर्टिकल 18 कि विशेषाधिकार का अंत करेगा ये, मतलब विशेष उपाधि, किसी को उपाधि नहीं होगा, विशेष उपाधि नहीं होगा। आप समझाते विशेष उपाधि क्या हो गया? जब मैं छोटी थी ना तो मैं पढ़ी विशेष उपाधि, तो मेरे मन में आता था अरे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब तो उपाधि, मतलब मैं इस पद को उपाधि में जोड़ती थी। तो मेरे दिमाग में जितना सोचने समझने की क्षमता थी उसके हिसाब से मैं सोचती थी। जब मैं पढ़ाई को डिटेल से करना शुरू करी तो मुझे समझ में आया नहीं, उपाधि होता क्या है उसको समझिए। जैसे अंग्रेज थे, ठीक है, तो अंग्रेज है, अब मान लो मैं अंग्रेज हूँ और कोई अच्छा पैसा जमींदार वाले लोग को मेरा मन करेगा तो हम उनको सर की उपाधि, लॉर्ड की उपाधि देंगे, ठीक है? तो जब हम उनको उपाधि दे दिए ना, सर की उपाधि, तो अब उनके बच्चे वगैरह बचपन से ही उनको उपाधि मिलते आ रहा, सर 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 सर, ठीक है? देवदास मूवी देखी है? तो देवदास मूवी में देखिएगा कि शाहरुख खान के जो पापा थे ना, उनको सर की उपाधि मिलने वाली थी, ठीक है? तो ये, और अब जैसे कि वो देवदास का जैसे कि था ना डांस करने वाली से एक अफेयर, तो वो बोलते हैं नचनिया के साथ इसका है संबंध, नीचे नजर से देख रहे थे। तो कहने का मतलब कोई डांस कर रहा था, बोलते हैं नचनिया, उपाधि तो खुद दे दे नचनिया है, ठीक है? तो ये गलत है। तो पहले ना सर की उपाधि मिलती थी, ठीक है? सर हो गया, लॉर्ड हो गया, ठीक है? ऊपर से राय बहादुर, इस तरह की अर्ल, इस तरह की उपाधियां मिलती थी, ठीक है? तो इसका क्या किया गया? अंत किया गया, किसी को विशेष उपाधि नहीं दिया जाएगा। अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, समझ में आया, वो एक पद है, ठीक है? आपके प्रिंसिपल का वो पद है, उपाधि नहीं, समझ में आया ना? वो पद है, राष्ट्रपति के पद पे वो बैठे हैं प्रधानमंत्री, नहीं सॉरी, राष्ट्रपति के पद पे बैठी हुई हैं द्रौपदी मुर्मू, और प्रधानमंत्री के पद पे कौन बैठा हुआ है? नरेंद्र मोदी जी। तो वो पद है, ठीक है? उपाधि नहीं। उपाधि समझ में आया ना? आज मेरे को कोई उपाधि दे देता है तो हमको मिल गया मान लो सर की उपाधि, अंग्रेज के टाइम पे था, तो धीरे धीरे मेरे बच्चे होंगे, वो बच्चे, वो उनके बच्चे, उनके बच्चे, उन बचपन से उनको सर की उपाधि मिले ही जा रही है, ठीक है? जब तक वो उपाधि अंग्रेज वापस ना ले ले या फिर हम उसको लौटा ना दे। यहां समझ में आ गया? तो 14 से हमें पता चल गया कि 14 पूरा शरीर है, मौलिक अधिकार का, समानता के अधिकार का पूरा शरीर कौन है? आर्टिकल 14, और 15, 16, 17, 18 इसके अंग है। तो अब एक काम करते हैं, अब बारी बारी से समझना होगा आर्टिकल 15, 16, 17, 18, ठीक है? तो इसको स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो आर्टिकल 15 के क्लाउज 1 में क्या बोला गया है, ठीक है? आर्टिकल 15 का क्लाउज 1 बोलता है राज्य के द्वारा, शब्द पे विशेष ध्यान देना है। अभी मैं क्या बोल रही हूं, एक एक शब्द दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है? राज्य के द्वारा, किसके द्वारा बात बोली है? राज्य के द्वारा। राज्य के द्वारा किसी नागरिक के साथ केवल, राज्य के द्वारा किसी नागरिक, बात किसके बोली है? नागरिक की। जितना मैं हाईलाइट कर रही हूं ना इस चीज को, उतना ध्यान देना। राज्य के द्वारा किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। क्या बोला? राज्य के द्वारा किसी नागरिक के साथ, ठीक है? जल्दी बताइए। धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। कितने हो गया? 1, 2, 3, 4, 5। कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन दे देता है और पूछ देता है, ठीक है? तो हमें तो लगता है कि हाँ ठीक है, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ध्यान रखना है, ठीक है? उसमें कुशलता डाल देगा। चलो बोलेगा। आईएएस के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा है क्वेश्चन, पूछा गया है
कि समानता के अधिकार में क्या क्या इंगित है। तो पहला ऑप्शन था भेदभाव का अभाव, दूसरा था विशेषाधिकार का अभाव, ठीक है, तीसरा था समान व्यवहार और चौथा था कुशलता का अभाव। बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए? कुशलता का अभाव। कुशलता का अभाव नहीं होना, कुशलता का अभाव ये क्या बोलते हैं, समानता के अधिकार में कुशलता का अभाव नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुशलता का उसमें कुछ बात ही नहीं है, कुशलता इंसान का व्यक्तिगत ये है, ठीक है ना। तो समानता के अधिकार में कभी कुशलता नहीं मरता, किसी के कुशलता के साथ हम नहीं जा सकते कि हाँ मेरे में इतना क्षमता है और आप में क्षमता कम है, तो आप कोर्ट में जाके नहीं बोलेंगी कि ये समानता के अधिकार का हनन हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो बारीकी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि विशेषाधिकार का भाव तो है, राइट है, भेदभाव का भाव है, राइट है, उसके बाद क्या था, समान व्यवहार भी राइट है। तो क्या इंगित नहीं होगा? तो कुशलता का भाव इंगित नहीं होगा। लेकिन अगर हम पूछेंगे क्या क्या इंगित है, तो तीनों चीज इंगित है, और क्या इंगित नहीं है, तो कुशलता का अभाव, ठीक है। लेकिन आप आंसर तो सही बोली पर गलत क्वेश्चन का आंसर बोली। हम पहले पूछे थे कि क्या इंगित है, नहीं है नहीं पूछे थे। तो इंगित क्या क्या है? विशेषाधिकार का अभाव इंगित है, भेदभाव का अभाव भी है, और भेदभाव नहीं ना होगा, तो उसके बाद समान व्यवहार, तीनों था। और क्या ऑप्शन में नहीं पूछेंगे तब बताइएगा, कुशलता का अभाव ये वाला, ठीक है। क्योंकि कुशलता का अभाव उसमें बात ही नहीं की, कुशलता का अभाव होता ही नहीं है समानता के अधिकार में। कहाँ किसी का अभाव, मतलब मेरे और आप में क्षमता में कमी है, तो वो समानता का अधिकार का हनन नहीं है, ठीक है ना। तो अभी चलिए इसमें हम बात करते हैं क्लाउज 15 का 1 में, ठीक है। तो राज्य के द्वारा नागरिक, अब राज्य की बात बोली ना, तो राज्य क्या है पहले इसको समझेंगे। नागरिक, जाति, धर्म, प्रजाति, लिंग और जन्मस्थान को बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। रटना नहीं है आर्टिकल्स, पहले हम सिद्धांत समझा रहे हैं, और सिद्धांत समझ जाइएगा ना किसी चीज का, तो रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो राज्य क्या है, तो देखिए पहले भी क्लास में मैंने बताया था, जितनी भी सरकारी संस्थाएं, समझिए कोई व्यक्ति आया भारत में, फिर वो अपने देश गया, तो वहां के नागरिक पूछेंगे तो भारत, क्योंकि संसद में हर जगह देखिएगा ना भारतीय राज, भारतीय राज, भारतीय राज, कभी नहीं देखेगा भारतीय सरकार, ठीक है। भारतीय राज की बात की गई है, तो राज्य क्या है? तो बोले भाई हम तो गए थे, हम तो भारत का सरकार देखे, संसद देखे, वहां का विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, पुलिस देखे, सेना देखे, सरकारी संस्था देखे, ठीक है। तो राज्य क्या हुआ? तो राज्य एक विचार है, राज्य एक भावना है। जैसे कि एक बच्चे का भावना उसकी माँ के प्रति, समझ में आ रहा है, वो एक भावना है। भावना देख सकते हैं, जैसे कि भगवान को देख सकते हैं, वो एक भावना है। आपको किसी से प्रेम हो जाएगा, हाँ आई लव यू, लेकिन क्या वो दिखता है क्या आई लव यू? वो एक भावना है। तो राज्य भी क्या है? एक भावना है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, राज्य एक विचार और एक भावना है जो कि दिखता नहीं है, उसको छू नहीं सकते हम, ठीक है। लेकिन उसी राज्य का वस्तुनिष्ठ रूप सरकार है, ठीक है। हम आपसे प्यार करते हैं तो मेरा प्यार आप है, ठीक है। तो मेरा प्यार आप है, तो आपको तो सब देख रहा है कि मेरा प्यार आप है, लेकिन हम आपसे प्यार करते तो मेरा प्यार दिख रहा है क्या? तो मेरा प्यार कैसे दिखेगा? आपका केयर, हम आपका केयर करेंगे, उसमें दिखेगा। आपको खाना खिला रहे, आप तबीयत खराब है, सब चीज का ध्यान रखें, आपकी खुशी का ध्यान रखें, तो उसमें मेरा उस तरीका से दिखेगा। तो एक भावना और एक विचार है राज्य। थोड़ा सा क्लियर हुआ इस पॉइंट को? डाउट है इस पे कुछ? जोर से बोलेगा। अब देखिए, अब एक विचार एक भावना है जो देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब राज्य का वस्तुनिष्ठ रूप सरकार है, समझ में आ रहा है? जैसे कि मैंने आपसे प्यार किया तो मेरा वस्तुनिष्ठ रूप आप हुई ना, तो वैसे ही राज्य का वस्तुनिष्ठ रूप क्या हो गया? सरकार। तो वस्तुनिष्ठ रूप सरकार, ठीक है। तो अब सरकार, तो सरकार में क्या क्या होंगे, ठीक है। तो बताया ये था भारतीय संसद, भारत की सरकार, भारतीय सरकार में क्या हो जाएगा? पीएम, ठीक है, मुख्यमंत्री परिषद, ये हमारे राष्ट्रपति, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसमें आ जाएंगी, हमारी संसद में आएंगी ना। संसद में क्या हो गया? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, क्लियर। इसमें क्या क्या आ जाएंगे? भारतीय सरकार में हमारे पीएम आ जाएंगे, मुख्यमंत्री परिषद आ जाएगा, प्रशासनिक अधिकारी आ जाएंगे, राष्ट्रपति आ जाएंगे, इस तरह से आ जाएंगे सरकार में,
प्रशासनिक अधिकारी समझ गए ना, प्रशासन डीएम सीएम सब, डीएम वगैरह प्रशासनिक अधिकारी है ना, समझ रही है ना। तो भारत की सरकार हो गई, सेना पुलिस क्या है, सरकार के ना अंग है, क्लियर है ना, भारत की सरकार आ गई इसमें, सेना पुलिस सब। संसद में विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका नहीं, संसद में क्या आएंगी, देखिए संसद है ना, इधर नहीं जगह यहां बनाते, देखिए संसद है तो ये हो गया विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो देखिए ये दोनों ना राज्य के अंग हैं, ये राज्य है, क्लियर, पर ये राज्य नहीं है। न्यायपालिका में अपवाद है, ठीक है, और जहां अपवाद है, सॉरी अपवाद है उसको तो इससे तो कोई पीटी वगैरह में क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो देखिए पहले ये हटाइए, तो न्यायपालिका अपवाद है तो राज्य में न्यायपालिका नहीं है। अगर ऑप्शन दिया कि राज्य में क्या नहीं है तो पता चल जाएगा भारतीय सरकार, ऑप्शन बताइए, चलिए आंसर बताइए क्या नहीं है, भारतीय सरकार, संसद, पुलिस, सेना या फिर संस्थाएं जो भी है गवर्नमेंट की वो सब राज्य में है, और न्यायपालिका क्या नहीं है राज्य में, न्यायपालिका राज्य में नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि न्यायपालिका नहीं है। तो संसद में कौन कौन आ जाएंगे आपके, विधायिका, हाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका नहीं, ठीक है। अब आगे चलते, प्रत्येक राज्य की विधायक, यहाँ बोल ही रहा है प्रत्येक राज्य की विधायिका एवं सरकार, सरकार कार्यपालिका ही हो गई, क्लियर ना। सभी प्रकार के स्थानीय संस्था, तो सभी प्रकार के स्थानीय संस्था में हो गए, नगर पालिका हो गया, पंचायती राज्य हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। अन्य संस्थाएं, अब देखो क्या है, अब बात को यहां समझिए, गवर्नमेंट का ये सब रूप तो दिख गया आपको। अब एक दिमाग में क्वेश्चन लाइए, एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया है, खरीद लिया है। आर्टिकल 15 का क्लाउज 1 बोल रहा है कि राज्य नहीं करेगा भेदभाव। कहीं तो ये नहीं बताया ना कि राज्य में तो सरकारी संस्थाएं आ रही है, सरकार आ रहा है, संसद आ रहा है, तो कहीं प्राइवेट क्षेत्र तो नहीं ना आ रहा है। तो क्या प्राइवेट क्षेत्र करेंगे भेदभाव, सोचने का है, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे समाज परिवर्तन लेगा न्यायपालिका अपनी व्याख्या करेगी। संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं उसकी व्याख्या कौन करेगा, फिर न्यायपालिका अच्छे तरीके से करेगी। और समाज में जैसे समझिए, समाज में जैसे जैसे परिवर्तन आया, क्या हो गया, निजी क्षेत्र का विकास होने लगा ज्यादा, ठीक है। अब टाटा को, ये एयर इंडिया को टाटा ने ले लिया है, ठीक है, तो जितने भी कर्मचारी थे वो क्या हो गए, अब टाटा के अंडर में आ गए, सैलरी टाटा देगी। लेकिन न्यायपालिका ने व्याख्या करते हुए कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर कोई संस्था जो निजी क्षेत्र की है सार्वजनिक रूप में काम कर रही है, समझ में आया, और जो काम राज्य का है वो काम वो कर रही है। राज्य का काम क्या है, बच्चों को शिक्षा देना। अब प्राइवेट स्कूल खोला गया, बच्चों को शिक्षा वो भी दे रहे हैं ना, तो वो राज्य का काम कर रहे हैं, ठीक है। राज्य का काम क्या है, ये देखभाल करना लोगों की, जैसे कि हॉस्पिटल के रूप में देखभाल करते हैं ना, तो ये मेडिसिन अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल खोलते हैं, अस्पताल खोला हुआ है, सरकारी अस्पताल देखी है। अब प्राइवेट अस्पताल मान लो मैंने खोला, तो मैं अब किसके लिए काम कर रही हूँ, राज्य के लिए काम करने लगी ना, क्योंकि मैं भी तो वही काम कर रही हूँ जो राज्य कर रहा है। मैं भी लोगों को सेवा दे रही हूँ, मैं भी उनकी तबियत ठीक कर रही हूँ, मैं भी उनको दवाइयाँ प्रोवाइड करा रही हूँ, तो मैं भी तो राज्य की सेवा कर रही हूँ, मतलब ये देश की सेवा कर रही हूँ, सार्वजनिक रूप से लोगों की सेवा कर रही हूँ। तो राज्य का काम भी तो ये ना, लोगों की सेवा करना। तो अगर मैं सार्वजनिक काम कर रही हूँ तो फिर मेरे ऊपर भी ये लागू होगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या किया है, फिर परिस्थितियां बदलेंगी, इसकी व्याख्या चेंज होगी, ठीक है। पहले निजी क्षेत्र का वो नहीं था ज्यादा प्रभाव, अधिकतर गवर्नमेंट ही। कहीं सुनी थी क्या, आजादी के पहले जब पढ़ते थे हम लोग, सॉरी हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, आजादी की पहले की जब कहानियां पढ़े तो देखे ना, सरकारी स्कूल मूवी देखे हैं पहले की, सरकारी स्कूल दिखाता था ये वो। जैसे देश का विकास हुआ, प्राइवेट सेक्टर पूरा विकसित होने लगा, क्लियर है ना। तब उच्चतम न्यायालय ने देखा कि भाई ये तो हमारा आर्टिकल तो सिर्फ राज्य की बात बोल रहा है ना, तो ये लोग तो हट जाएंगे, राज्य से अलग हो जाएंगे, तो किया क्या जाए इनके लिए। तो फिर उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या करते हुए कहा है कि राज्य की सभी एजेंसियां, ठीक है,
अथवा प्राधिकरण भी राज्य के श्रेणी में शामिल किए जाएंगे। अगर राज्य अपना एजेंसी बनाती, कोई प्राधिकरण बनाती काम कराने के लिए, तो वो भी क्या हो जाएगा, शामिल होगा। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया, एम्स हो गया। क्लियर। अब देखो, राज्य के वित्त से संचालित संस्थाएं, अगर राज्य के पैसे से जो संस्थाएं चल रही हैं, ठीक है, राज्य का पैसा, राज्य पैसा दे रहा है, ठीक है ना, तो राज्य मतलब समझ रही है ना, भारतीय सरकार, संसद, ये सब, तो ये पैसा दे रही है और उसके पैसे से जो संस्था चल रहा है वो भी किसके दायरे में आ जाएंगे, राज्य के दायरे में। और निजी सेक्टर भी किसके दायरे में आएगी, वैसी निजी सेक्टर जो सार्वजनिक रूप में काम कर रही है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रही है, वो किस में आ जाएंगे, राज्य में नहीं आएंगे, पर वो फॉलो तो यही करेंगे, उसका दायरा में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, किसके दायरे में, राज्य के दायरे में। अब एयर इंडिया किसके दायरे में है, राज्य के, मतलब गवर्नमेंट वो नहीं है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र पे काम करे तो वो दायरे में रहेगा, इसके दायरे में। समझ में आ गया ना ये चीज। शारदा यूनिवर्सिटी, कल को मैं प्रिया यूनिवर्सिटी खोल लिया मान लो, ठीक है, तो मेरा तो प्राइवेट ही रहेगा, लेकिन मेरा जो यूनिवर्सिटी है वो क्या करने वाला है, इस देश के नागरिक की सेवा, सार्वजनिक क्षेत्र में काम। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में हम हैं तो हम, मेरे में भी ये लागू होगा। ये टॉपिक क्लियर हो गया राज्य का। अब राज्य के बाद हम दूसरे टॉपिक में जाएंगे, नागरिक। तो नागरिक की बात बोली है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर से कोई विदेशी आएंगे हमारे कंट्री में तो उनके साथ हम जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, ऐसा राज्य नहीं बोल रहा है। तो नागरिक का मतलब समझ में आ गया कि भारत में रहने वाले नागरिक, ना कि विदेशी। ठीक है ना, जो भारत में है, जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त है, यहाँ नागरिक की बात उसी को कही गई है। ये लागू किस पे होगा, किसके साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे, तो भारत के नागरिक के साथ, जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त है, किस आधार पर नहीं करेंगे, धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। ठीक है, अगर कोई विदेशी आते हैं तो उनके साथ हो सके भेदभाव हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा संविधान नहीं बोल रहा है, उसकी बात नहीं की है इसमें। क्लियर है ना। अब आगे चलते हैं। तो धर्म, धर्म में हो गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब धर्म हो गया। तो धर्म के बारे में जैसे हो गया हिंदू, तो धर्म और पंथ दो डिफरेंसेस है। धर्म जिसकी शुरुआत का कोई पता नहीं हो वो धर्म होता है, ठीक है, और पंथ क्या होता है, जिसके अनुयायी होते हैं, जिसकी शुरुआत का पता हो। समझ में आ रहा है। तो ऐसे देखा जाए तो हिंदू क्या हो गया, पूरा का पूरा धर्म में बस एक हिंदू ही आता है, इसका शुरुआत का कोई पता नहीं है कि कब से हुआ है। लेकिन बाकी जितने भी मुस्लिम हो गया, सिख, ईसाई, इनको क्या है, किसी ना किसी अनुयायी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। समझ में आया ना, उसका पता है। तो खैर धर्म और पंथ क्लियर है। तो धर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं होगा। जाति, जाति में क्या हो गया, जैसे मैं हिंदू हूँ तो मेरे में भी है, नीचे जाति के भी लोग हैं हिंदू धर्म को मानने वाले, और ऊंचे जाति के भी। जनरल कास्ट में मैं हो गई, राजपूत हो गया, पंडित हो गए, लाला हो गए, ये सब हो गए। एसटी एससी ओबीसी भी है हमारे में। क्लियर है ना। तो जाति समझ में आ गया, जनरल हो गया, एसटी एससी एंड ओबीसी। अब मैं बात करती हूँ लिंग की, सॉरी पहले मैं प्रजाति की बात कर लेती हूँ। प्रजाति, ठीक है। तो प्रजाति क्या हो गया, प्रजाति एक शारीरिक लक्षण है। प्रजाति समझिए। अब मान लो किसी की नाक टेढ़ी, किसी का सर चौड़ा, किसी का मुंह पतला मोटा, पेट बाहर, हाथ मोटे, नाटा, समझ में आ रहा है, किसी का कोई बौना है। तो समाज है, अलग अलग लोग दिखते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग दिखते हैं। पंजाब में जाइए तो वहां के लोग अलग दिखेंगे, लंबे लंबे गोरे चिट्टे। तमिलनाडु में जाइए तो वहां के लोग अलग दिखेंगे। जैसे हमारे देश के बीच में खड़ा हो जाइए, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हाइट, गोराई बढ़ती जाएगी, नीचे जाएंगे तो क्या होता है, काले काले और भी दिखते हैं। साउथ में लोग साले रहते। तो समझ में आइए। तो कहने का मतलब है कि प्रजाति का मतलब शारीरिक लक्षण है। क्या है, शारीरिक लक्षण। जैसे कि देखिए नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं ना, शेष भारत के लोग से अलग दिखते हैं। कहाँ के, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं शेष भारत के लोग से अलग दिखते हैं। दक्षिण भारत के लोग हैं वो द्रविड़ प्रजाति के हैं। कैसे, द्रविड़ प्रजाति के, दक्षिण भारत साउथ। और पूर्वोत्तर भारत के लोग मंगोलाइड। क्लियर। और एक और आया, वो है आपका नॉर्थ इंडिया। क्या है, नॉर्थ इंडिया। वहां पे कैसे हैं, आर्य प्रजाति के। तो जल्दी जल्दी बताइएगा, दक्षिण भारत में द्रविड़ प्रजाति,
पूर्वोत्तर भारत में मंगोलाइड और नॉर्थ इंडिया में आर्य प्रजाति के लोग हैं। तो क्या इनके साथ हम भेदभाव करें इनके शरीर की बनावट वगैरह की वजह से? नहीं ना कर सकते हैं। लेकिन अब ये बताइए, शारीरिक लक्षण से तो भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन क्या शारीरिक योग्यता में भेदभाव कर सकते हैं? सोचिए, तो कर सकते हैं। शारीरिक योग्यता मतलब शारीरिक कुशलता, शारीरिक क्षमता। अब सेना में समझिए, अब बात को ध्यान से यहां समझना है, किसी बच्चे का पैर नहीं है तो शारीरिक रूप से वो मेरे से अलग हो गया, उसके शारीरिक लक्षण, तो सेना में उसको रखा जाएगा? नहीं, क्योंकि सेना में योग्यता कैसी चाहिए? योग्यता चाहिए, शारीरिक फिटनेस चाहिए उसको। सेना में अगर वो बोला कि नहीं 5-4 लड़कियों का या फिर 5-5 लड़कियों का हाइट चाहिए, अब उससे जितनी लड़कियां कम होंगी उसको रिजेक्ट वो कर सकता है। तो ये तार्किक भेदभाव है। तो ये प्रजाति का उल्लंघन नहीं हो रहा है। यहाँ पे प्रजाति का उल्लंघन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको वैसा चाहिए देश की रक्षा के लिए। अब हम दुबले पतले हैं, मेरा सीना चौड़ा नहीं है, तो उसको नहीं लेगा। तो शारीरिक बनावट अलग ही हो गई। एक तरफ मान लो एकदम लंबा चौड़ा फिट आदमी खड़ा है और एक तरफ दुबला पतला सुखड़ा और उसके चेस्ट भी बहुत कम है। तो सेना में पुलिस में जाइएगा तो कैसे चेस्ट को नापी करता है, पूरे बॉडी का फिटनेस देखता है। तो क्यों? क्योंकि उस पद के लिए वैसी योग्यता चाहिए उसको, तो उसके हिसाब से वो भेदभाव कर सकता है। तो मैं यहाँ पे बता दे रही हूं कि संविधान निर्माता ने कहा है, क्या कहा है कि देखो भारत एक डाइवर्स प्लेस है। डाइवर्स प्लेस है, अलग अलग जहाँ जाओगे तो अलग अलग तरह की प्रजातियां, अलग अलग तरह के लोग, रीति रिवाज, बहुत सारी चीज है। क्लियर? तो यहाँ पे ना शारीरिक लक्षण के हिसाब से भेदभाव नहीं होगा, लेकिन शारीरिक योग्यता, फिटनेस, इन सब के हिसाब से भेदभाव होगा। समझ में आ रहा है ना? तो अब मैंने प्रजाति समझा दी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब लिंग पे चलते हैं। क्लियर? तो लिंग देखिए, ज्यादा जब संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माता के दिमाग में पता है क्या था? महिला पुरुष। लिंग को लेके क्या था? महिला पुरुष। लेकिन जैसे जैसे समाज परिवर्तनशील हो रहा है, थर्ड जेंडर को भी समानता का अधिकार चाहिए, वो भी किसी से कम नहीं है, उनको भी चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय अब नया व्याख्या करते हुए कहता है, पहले क्या था संविधान के पहले लिंग में क्या था? पुरुष और महिला। अब थर्ड जेंडर की समानता की बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय इसकी व्याख्या कर रहा है। थर्ड जेंडर को भी डेंजर शब्द बार बार आ जा रहा है, तो थर्ड जेंडर भी क्या ये बोल रहा है कि हमें क्या चाहिए? समानता का अधिकार। आज गला बहुत खराब है, सब उठपटांग शब्द निकल रहे मुंह से। तो थर्ड जेंडर को क्या चाहिए? समानता का अधिकार। तो उच्चतम न्यायालय ने क्या व्याख्या किया कि उनको भी समानता का अधिकार दिया जा रहा है, उसके ऊपर भी काम पूरे तरीके से चल रहा है। समझ में आ गया ना? क्योंकि मैंने बताया है जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होगा वैसे वैसे क्या होगा, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद में कुछ व्याख्या करेगी, नए तरीके से व्याख्या करेगी। शब्द का मीनिंग चेंज हो सकता है आगे जाकर, होता है ना? तो ये तो मैंने पहले ही बताया, तो ये समझ में आ गया। अब क्या है? जन्म स्थान। तो संविधान निर्माता का दिमाग बहुत तेज था, वो सोचे भाई ठीक है धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग के हिसाब से भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि ये लोग जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव करने लगे। मतलब मैं झारखंड में पैदा हुई हूँ, यूपी जाऊंगी तो लोग मेरे साथ भेदभाव। समझ में आ रहा है? अभी भी मन में कहीं कहीं होता है किसी किसी का, अरे हम तो यूपी में है तो ये तो पूरा स्टेट पे मेरा ही मत होता है ना, हमारी वैकेंसी, हमें जन्म लिया तो हमें होना चाहिए। झारखंड में ऐसे तो जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं, तो विषमता नहीं पैदा करना है किसी भी स्थान के नाम पर। समझ में आ रहा है ना? तो स्थान में विषमता नहीं होगा। तो ये चीज समझ में आ गया टॉपिक? हाँ। तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। राज्य के अंदर क्विक रिवीजन, राज्य के अंदर क्या क्या आएंगे? धर्म, जाति, प्रजाति। राज्य के अंदर क्या क्या आएगा? राज्य क्या है? विचार और भावना है। इसके अंदर क्या आएंगे? भारतीय सरकार, संसद, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका नहीं आती है राज्य के अंदर। क्लियर? और क्या आएंगे इसमें? तो जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी वित्त से पैसे चलने वाली एजेंसी है, यहां तक कि पुलिस, और ये तो हो गया भारतीय सरकार में ही। दूसरी बात क्या है कि जो भी सरकारी संस्थाएं हैं
वो इसके अंदर आएंगी। सरकारी पदाधिकारी जो है और उनके द्वारा चलाया गया जो भी आपका क्या बोलते हैं कोई अधिकरण है तो वो भी उसके अंदर आएगा। साथ ही निजी क्षेत्र के जितने भी लोग सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो वो भी आएगा। क्लियर ना, सार्वजनिक क्षेत्र में अगर हम निजी क्षेत्र के लोग काम करेंगे तो वो आएगा। साथ ही ये हो गया नागरिक, भारत के नागरिक। धर्म मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जाति क्या हो गई, ST SC OBC। प्रजाति शारीरिक लक्षण में विभिन्नता जो अलग अलग होती है तो उसके हिसाब से नहीं करेंगे। और लिंग पुरुष महिला, अब थर्ड जेंडर भी आ ही रहे हैं तो लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। तो क्लाउज 15 का क्लाउज 1 समझा दिया है आज। इसमें अगर डाउट है तो पूछ लीजिए और नहीं डाउट है तो बताइए। नहीं डाउट नहीं है ना। तो अनुच्छेद 15 का क्लाउज 1 खत्म और कल हम आगे बढ़ेंगे इसी में ही और बारी बारी से एक एक करके क्लाउज को समझाते जाऊंगी। तो आज का क्लास यहाँ समाप्त करते हैं और कल क्लास नहीं रहेगा, ठीक है, सीधे परसों क्लास होगा अब।